कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था ब्रांच, ठीक है। ब्रांच में कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताइए, हम उस पर काम कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, किस्त भुगतान पद्धति। बहुत महत्वपूर्ण है, 2 चैप्टर है, एक समान ही किस्त भुगतान पद्धति और एक है किराया क्रय पद्धति, ठीक है। तो अभी हम पढ़ा रहे हैं किस्त भुगतान पद्धति और शाम में आप पढ़ लीजिएगा किराया क्रय पद्धति। दोनों वीडियो एक ही दिन अपलोड कर देंगे। उसके बाद जब बच जाएगा साझेदारी फर्म का विघटन 1 और 2, तो एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें दोनों को कवर कर लेंगे। उसके बाद बच जाता है रॉयल्टी और डिप्रिसिएशन। आज 12 तारीख हो गया, 15 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है, हम उससे पहले सभी चैप्टर को कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद 20 तारीख को एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में भी हम 15 तारीख के रात से ही वीडियो अपलोड करना प्रारंभ कर देंगे, जो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो और वो एग्ज़ाम भी अच्छा हो। वैसे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, ये आपको पता चल ही जाएगा 15 तारीख को, ठीक है। तो आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग देख ही रहे होंगे जो अभी मेरे चैनल पर 9,976 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। 10,000 जो एक 10 के माइलस्टोन होता है उसमें 24 कम है। अगर आप लोग थोड़ा सा प्रयास कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा, उनसे बोलिएगा चैनल से जुड़ जाने के लिए, तो 10 के हो जाएगा। तो आज आप लोग कम से कम इस चैनल के लिए, मेरे लिए थोड़ा इसको शेयर कर दें ताकि 10 के आज ही कंप्लीट हो जाए। शाम में जो हम वीडियो बनाएं तो इसमें एक खुशखबरी आप लोगों को दे सके, जो 10 के आप लोगों के प्रयास से हो चुका है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं किस्त भुगतान पद्धति इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। चलिए, किस्त भुगतान पद्धति क्या है ये हम सभी जानते हैं, ये भी बात आप लोग समझ रहे हैं। जैसे कि हम बाइक खरीदते हैं, कोई 4 व्हीलर खरीदते हैं या कोई फ्लैट खरीदते हैं, तो एक बार में वन टाइम हम पेमेंट करने में असक्षम होते हैं। यानी कि अगर 50 लाख रुपया में हम कोई फ्लैट ले रहे हैं तो 50 लाख रुपया वन टाइम हम पेमेंट कर देंगे, इतना तो सबके पास रहता नहीं है, ठीक है। तो वो किस विकल्प को चुनता है, वो चुनता है किस्त भुगतान पद्धति को इंस्टॉलमेंट में, यानी कि किस्त में सभी राशि को भुगतान करने के बारे में वो सोचता है। ये हम सभी जान ही रहे हैं, ठीक है, हम लोग भी लिए ही होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये आप जान रहे हैं। इसमें क्या क्या होता है ये पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हम एजेंसी के पास जाते हैं तो हमको अगर हम एक बाइक का उदाहरण लें तो हमको बोलता है ये बाइक का प्राइस है 1,25,000। कितना बोलता है? 1,25,000। यानी कि अगर हम खरीदते वक्त ही अगर सारा का सारा कैश दे दें तो 1,25,000 लगेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कैश प्राइस, ठीक है। यानी कि इसका हिंदी हो गया नगद मूल्य। नगद मूल्य यानी कि अगर आप कैश में ले रहे हैं तो 1,25,000 लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह असमर्थता व्यक्त कर देता है जो मेरे पास इतना कैश नहीं है जो हम 1,25,000 आपको तुरंत में दे सकते हैं, तो बोलता है जो आप अभी कितना दीजिएगा। तो सपोज कीजिए आपने कहा मैं 25,000 अभी दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट। ये सब टर्म से आप लोग परिचित हैं। डाउन पेमेंट का मतलब होता है सुपुर्दगी पर, हिंदी में अगर बात करें सुपुर्दगी पर भुगतान, ठीक है। ये 25,000 क्या हो गया? सुपुर्दगी। इस पर हमको कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो बच गया कितना रुपया उनका? 1,25,000 में से 25,000 तो हमने तुरंत दे दिया, तो कितना बच गया? 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपया हो गया मेरा इंटरेस्ट पर, ठीक है। ये 1,00,000 रुपया को हम इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेंगे। अगर हम सपोज कर रहे हैं, मान लेते हैं जो 1,00,000 रुपया हुआ ये हम 5 साल में चुकाने के लिए रेडी हुए, 5 साल में चुकाने के लिए रेडी हुए और ब्याज का दर जो लगाए उसे ब्याज हुआ 20,000। तो टोटल रुपया हो गया कितना? 1,20,000। अगर हम 5 साल में चुकाना चाहें तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा? 24 पंचे 120। 24,000 का क्या बन गया? इंस्टॉलमेंट। यानी कि 24,000 रुपया एक साल में देंगे, 5 साल तक हम 24,000 करके देंगे, तो 1,20,000 रुपया इंटरेस्ट के साथ मेरा जो
मूलधन है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही होता है। इसमें 2-3 टर्म समझने की ज़रूरत है। जो ये जो 24,000 निकला ये इंस्टॉलमेंट निकला, इंस्टॉलमेंट, इसमें कैश प्राइस भी है और इंटरेस्ट भी है। ये समझिए इसमें क्या है, कैश प्राइस भी है और इंटरेस्ट भी है। ठीक है, हायर परचेज प्राइस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो 1,25,000 रुपया का कैश प्राइस था और 20,000 क्या हो गया, इंटरेस्ट। तो 1,45,000 हो गया हायर परचेज प्राइस, जो हमको इस पूरे बाइक पर पेमेंट करना है। अब कैसे कैसे पेमेंट करना है, इसको अगर अलग नज़रिए से देखेंगे तो देखिए 25,000 आपने तुरंत दे दिया, 24,000 का आपने कितना 5 बनाया टर्म, तो ये हो गया 25,000, ये हो गया 1,20,000, टोटल भुगतान कितना होगा 1,45,000। ये हो गया हायर परचेज प्राइस। कैश प्राइस आप समझ गए, हायर परचेज प्राइस समझ गए, इंस्टॉलमेंट समझ गए। ठीक है, ये जो किस्त भुगतान पद्धति है ये विक्रय अनुबंध है। क्या है, विक्रय अनुबंध है। अब देखिए थ्योरी देखते हैं। किस्त भुगतान पद्धति द्वारा बिक्री का अनुबंध है एक ऐसा ठहराव है जिसके अंतर्गत क्रय मूल्य का भुगतान किस्तों की निर्धारित संख्या में, क्रय मूल्य यानी कि 1,25,000, किस्तों की निर्धारित संख्या जो अभी मैंने आपको बताया था 5, निश्चित समय अवधि जो 5 साल मैंने बोला, ठीक है, के बाद किया जाता है। जैसे ही क्रेता, क्रेता मतलब खरीदने वाला, बिक्री अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है, ठीक है, और प्रथम किस्त का भुगतान करता है, इनके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देता है, वैसे ही तुरंत माल का अधिकार यानी कि वो जो वस्तु होता है, जो गुड्स होता है, उसका अधिकार और स्वामित्व विक्रेता से उस क्रेता पर हस्तांतरित हो जाता है। यानी कि अगर सेलर है ए, बायर है बी, तो ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट पर बी जैसे ही साइन करता है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए को देता है, तो वो जो एसेट है, मान लीजिए अभी हम बाइक का एग्जांपल लिए थे, तो बाइक हो जाएगा किसका, बी का। ठीक है, अब पेमेंट करता जाएगा और ए को मिलता जाएगा। किस्त भुगतान पद्धति और किराया क्रय पद्धति में बस इतना ही अंतर है, जो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देते ही संपत्ति का मालिक बायर हो जाता है, लेकिन किराया क्रय पद्धति में जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं हो जाता है तब तक बायर जो है उस वस्तु का मालिक नहीं होता है। और बीच में अगर ऐसा नौबत आ जाए जो संपत्ति को विक्रेता खींच ले, यानी कि एजेंसी सब नहीं, बाइक सब ले लेता है वापस इंस्टॉलमेंट नहीं देने के कारण, तो जो राशि क्रेता पेमेंट करता है विक्रेता को, वो किराया माना जाता है। क्या माना जाता है, रेंट माना जाता है, किराया माना जाता है, इसलिए उसका नाम दिया किराया क्रय पद्धति। यानी कि अगर आपने पूरा पेमेंट नहीं किया, एनओसी नहीं लिया विक्रेता कंपनी से और गाड़ी बीच में छीन लिया, तो गाड़ी छीनने के बाद आपने जो भी राशि, चाहे आप एक ही इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं बकाया रखा हो, लेकिन वो सारा का सारा राशि किराया में चला जाएगा और एसेट भी आपका चला जाएगा। लेकिन किस्त भुगतान पद्धति में ये नहीं होता है। किस्त भुगतान पद्धति में क्या होता है, जैसे ही आपने किस्त, ठीक है ना, जैसे ही प्रथम किस्त का भुगतान करता है, वैसे तुरंत माल का अधिकार एवं स्वामित्व विक्रेता से उस क्रेता पर हस्तांतरित हो जाता है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ठीक है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हम सारे पीडीएफ को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, एक साथ पढ़ लें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो बताया अभी, स्वामित्व विक्रेता को उस पर हस्तांतरित हो जाता है, विक्रेता का फिर माल पर कोई अधिकार नहीं रहता है, सिवाय इसके कि यदि क्रेता द्वारा किसी किस्त का भुगतान न किया जाता तो विक्रेता उस पर दावा कर सकता है। ठीक है, इसको अगर दूसरे सेंस में देखें, किस्त भुगतान पद्धति बिक्री की एक ऐसी पद्धति है जिसमें आपसी अनुबंध के अनुसार, यानी कि आपसी अनुबंध का मतलब होता है क्रेता और विक्रेता के बीच में संपत्ति का स्वामित्व बिक्री के समय ही क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है। ये किराया क्रय पद्धति में नहीं है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। एवं संपत्ति की सुपुर्दगी भी क्रेता को कर दी जाती है। संपत्ति की सुपुर्दगी यानी कि संपत्ति दे दिया जाता है। बिक्री की राशि का भुगतान किस्तों द्वारा होता है तथा ब्याज किस्त में शामिल हो सकता है या किस्त के अतिरिक्त भी दिया जा सकता है। ठीक है, किस्त बिना ब्याज का बनेगा और फिर इंटरेस्ट को किस्त में इंक्लूड करके पेमेंट हो जाए। किसी भी किस्त भुगतान की त्रुटि की दशा में विक्रेता माल वापस लेने का अधिकार
नहीं होता है, वह अदत्त मूल्य के लिए, अदत्त मूल्य मतलब जो पैसा बाकी है उसके लिए वो दावा कर सकता है। इस प्रकार की बिक्री की विभिन्न शर्तें इसके अनुबंध में दी रहती है। ठीक है, एसेस्ट वापसी का अधिकार नहीं रहता है। हाँ, ऐसा नहीं है जो आप ले लीजिएगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में और आप पैसा ही नहीं दीजिएगा, वो लेकिन आउटस्टैंडिंग मनी के लिए वो क्लेम कर सकता है, ये आप समझिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग जानते हैं किस्त भुगतान पद्धति की विशेषताएं। सबसे पहला विशेषता है उधार बिक्री होना। ये हम सभी जानते हैं, जो ये उधार पेमेंट ही है, हम पूरा पेमेंट एक साथ करते नहीं है। तो किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत माल की बिक्री तो होती है, पर इसकी सुपुर्दगी क्रेता को दी जाती है, परंतु इसका पूर्ण भुगतान बिक्री के समय नहीं होता है, इसीलिए यह बिक्री एक तरह से उधार बिक्री होता है। ठीक है, आगे है भुगतान। क्रेता द्वारा माल का भुगतान अनुबंध के अनुसार निश्चित अवधि में सामयिक किस्तों में क्या है, भुगतान जो होता है किस्त में होता है और एक निश्चित अवधि में होता है। ठीक, अधिकार, तो अधिकार क्या होता है, वस्तु की सुपुर्द यानी कि वस्तु का अधिकार क्रेता को इमीडिएटली दे दिया जाता है। ठीक है, तुरंत दे दिया जाता है। आगे है स्वामित्व। ठीक है, अनुबंध होते ही वस्तु पर क्रेता का स्वामित्व हो जाता है, चाहे उसने कीमत का भुगतान किया हो या नहीं हो। अनुबंध होते ही, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होते ही ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आगे इच्छा अनुसार उपभोग, यानी क्रेता वस्तु का अपनी इच्छा के अनुसार उपभोग कर सकता है। क्रेता वस्तु का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है, वह चाहे तो उसे नष्ट करे, चाहे क्षति पहुंचाए, चाहे वह बेचे या गिरवी रखे, विक्रेता को कोई लेना देना इससे नहीं होता है। ठीक है, ये विशेषता आता है। फिर आगे आता है एक तीसरा पक्षकार का अधिकार, पुनः अधिकार, ये इसके विशेषता में शामिल होता है। जिनको प्रैक्टिकल बनाना है उनके लिए हम थोड़ा एंट्री भी बता देते हैं। ठीक है, देखिए एंट्री ये होता है किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत लेखा। क्रेता की पुस्तकों में भी लेखा होता है। देखिए पहला एंट्री होता है डाउन पेमेंट का, अगर एग्रीमेंट के टाइम कुछ राशि का भुगतान होता है, ठीक है, तो इसके लिए ये दूसरा एंट्री होता है। पहला एंट्री होता है वस्तु की सुपुर्द, यानी कि जब एसेस्ट का ट्रांसफर होता है तो पहला एंट्री होता है एसेस्ट अकाउंट डीआर। हम सभी लोग जानते हैं जब भी कोई एसेस्ट हम खरीदेंगे तो एसेस्ट क्या होगा, डेबिट होगा, और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया जाता है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट विथ टोटल इंटरेस्ट। एसेस्ट अकाउंट डीआर विथ टोटल कैश वैल्यू, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डीआर विथ टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट में क्या किया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। फिर अगला एंट्री आता है माल की सुपुर्दगी पर नगद का भुगतान, यानी कि जब हम वस्तु देते हैं उस समय में वेंडर्स अकाउंट या टू बैंक या कैश अकाउंट डाउन पेमेंट के लिए। आगे तीसरा एंट्री होता है किस्त के दे होने पर ब्याज के लिए, किस्त के ब्याज के लिए एंट्री समझिए, इंटरेस्ट अकाउंट या टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अगला एंट्री होता है किस्त के भुगतान के लिए, वेंडर को जब राशि का भुगतान होता है वेंडर्स अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, इसमें अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जोड़कर भुगतान होगा। ठीक है, आगे है डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अकाउंट या टू एसेट्स अकाउंट। फिर आता है ह्रास और ब्याज, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये छठा एंट्री हो गया। ये प्रथम वर्ष की एंट्री है, जितना एंट्री अभी आपको हमने बताया ये सब प्रथम वर्ष की है। अगले वर्ष क्या होगा, तो कौन कौन एंट्री खत्म हो जाएगा, वस्तु की सुपुर्दगी नहीं होगा और डाउन पेमेंट नहीं होगा, तो पहला और दूसरा एंट्री खत्म हो जाएगा। तीसरा एंट्री, चौथा एंट्री, पांचवा एंट्री और छठा एंट्री ये फिर से सभी साल होगा, दूसरे वर्ष या दूसरी किस्त से प्रविष्टि 3, 4, 5 की जाएगी। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के शेष को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। संपत्ति खाते के शेष को भी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। देखिए ये इंटरेस्ट सस्पेंस क्या होता है, इंटरेस्ट सस्पेंस में हमने अभी यहाँ पे अगर 20,000 रुपये ट्रांसफर किया और यहाँ क्रेडिट कितना किया 5,000, तो 20,000 में से 5,000 घट जाएगा, कितना बचा 15,000, जो कहाँ दिखाया जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस और शेष को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। ठीक है, अब देख लेते हैं विक्रेता कौन कौन एंट्री करता है। तो विक्रेता पहला एंट्री करता है बिक्री के लिए परचेजर्स अकाउंट या, यानी कि जो क्रेता होता है उसका नाम, डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक, रिवर्स हो गया एंट्री का। ठीक है, वहाँ वेंडर था क्रेडिट में तो वायर हो गया डेबिट में। फिर बिक्री के रोकर प्राप्त होने के लिए कैश अकाउंट या टू परचेजर्स अकाउंट, वहाँ होता था वेंडर टू कैश। ठीक है, अपोजिट एंट्री हो गया। फिर किस्त का ब्याज, ठीक है, ब्याज के लिए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट या टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक, अपोजिट हो गया। फिर किस्त की राशि जब आएगा तो बैंक टू परचेजर्स, ठीक है, ब्याज खाते को बंद करने के लिए।
इंटरेस्ट टू पीएल, यहाँ पे डिप्रिसिएशन नहीं होगा क्योंकि डिप्रिसिएशन वो लगाता है जिसका एसेस्ट होता है, तो विक्रेता का तो एसेस्ट नहीं होता है, एसेस्ट तो होता है क्रेता का, इसलिए विक्रेता की पुस्तकों में डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, क्रेता के पुस्तकों में डिप्रिसिएशन लगता है। और छठा एंट्री हो जाता है बिक्री को व्यापार खाते में हस्तांतरित करने के, सेल्स अकाउंट या टू ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरे या बाद वाले किस्तों में प्रविष्टि 3, 4, 5 को ही दोहराया जाएगा, ठीक है। पहला, दूसरा और छठा एंट्री नहीं होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के शेष को चिट्ठे के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, ठीक है। और देखिए चलिए हम लोग चलते हैं अकाउंट कौन कौन, क्रेता के पुस्तकों में इतने खाते बन सकते हैं, एसेस्ट का, वेंडर का, इंटरेस्ट सस्पेंस का, इंटरेस्ट का, डिप्रिसिएशन का। लेकिन अगर आवश्यक खाते बोले जाए तो एसेस्ट का, वेंडर का और इंटरेस्ट सस्पेंस का ही बनाया जाएगा, ठीक है। प्रश्न में पूछे जाने पर बैलेंस शीट ही बनाई जाएगी जिसमें वेंडर्स अकाउंट था इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के शेष को दिखाया जाता है, ठीक है। प्रश्न में पूछा जाएगा तो विक्रेता की पुस्तकों में परचेजर्स अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट का खाता बनता है। चलिए एक नमूना देख लीजिए। एसेस्ट अकाउंट में इधर वेंडर्स लिखकर टोटल एसेस्ट का अमाउंट, फिर डिप्रिसिएशन सीडी होता जाएगा, ऐसे ही करके ये परफॉर्मा है वेंडर्स अकाउंट में। सारा देख लीजिए, जिनको एक प्रैक्टिकल बनाना है वो फॉर्मेट को देखें, अन्यथा नहीं देखें, ठीक है। जो थ्योरी लिखेंगे तो किस्त भुगतान पद्धति खत्म हो गया। अब हम लोग हायर परचेज प्राइस पढ़ेंगे, उसका वीडियो सामने अपलोड होगा, तब तक इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें। कोई डाउट हो तो वहाँ पूछिएगा, ठीक है। आप लोग अगर बोलेंगे, सब लोग अधिक संख्या में जुड़ जाएंगे तो लाइव भी कर देंगे, लेकिन आप लोग जुड़िए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।